हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुपर 5 सीरीज पार्ट 6। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सुपर 5 सीरीज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। एन एलिमेंट ई कंबाइंस विद ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म अ ऑक्साइड E2O। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है हमारा? एलिमेंट है हमारा जो हमें नहीं पता कि मेटल है या एक नॉन मेटल है, बट वो एलिमेंट है ई जो कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन और एक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज E2O। Which is a good conductor of electricity? Answer the following. How many electrons will be present in the outermost shell of E? देखो इन्होंने मेंशन किया है which is a good conductor of electricity। क्वेश्चन में इतनी बात अगर उसने मेंशन कर दी है तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो एलिमेंट है इट इज अ मेटल, क्योंकि मेटल क्या होता है हमारे? मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हमारा कोई मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा मेटेलिक ऑक्साइड। अब क्योंकि हमारा ऑक्साइड बना है E2O जो हमें मेंशन किया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल ऑफ E। अब देखो अगर हमने क्रिस क्रॉस करके अपना फॉर्मूला बनाया E2O, तो ये फॉर्मूला कैसे बना होगा? अगर ये एलिमेंट रहा होगा वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो फॉर्म करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल E+1O-2। अगर ये फॉर्मूला हम बनाए तो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला आ जाएगा E2O, है ना। हमें यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो हम एक एक करके सबका ऑक्साइड फॉर्म करके देखेंगे। अगर हमने लिया E+2O-2 तो ऑक्साइड आ जाएगा EO। ठीक है, तो हम ऑक्साइड ये वाला नहीं ले सकते एलिमेंट जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम लेते हैं एलिमेंट विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज E+1। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसका कैटायन क्या बनेगा? E+1 और उसका ऑक्साइड बनेगा E2O। तो डेफिनेटली ये जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट यूज हुआ है इसमें देयर आर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते तो ऑक्साइड बन जाता हमारा EO। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते E+3O-2, तब क्या बनता? E2O3। बट ऐसा कोई कंपाउंड हमें मेंशन नहीं है, हमें मेंशन है E2O। तो हमारा जो एलिमेंट है डेफिनेटली इट इज अ मेटल बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर, एंड डेफिनेटली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड E2O हमें कंफर्म हो गया कि जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा मेटल है, उसमें सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Write the formula of the compound formed when it combines with chlorine. Now chlorine का जो anion होता है it is Cl-1। E के लिए हमने देखा E is +1, तो फॉर्मूला आ जाएगा ECl। दिस इज द कंपाउंड जब हमारा मेटल या फिर हमारा एलिमेंट E कंबाइन करेगा विद द क्लोरीन फॉर्मिंग द कंपाउंड ECl। सो दिस वाज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शन B-C में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम MCQs हमारे जो पार्ट 6 है इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूजुअली सेक्शन C, सेक्शन D में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ zinc metal is put in copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate fades gradually. Why? अब हमें मालूम है कि जो copper sulfate है it is of the blue color। हमारे पास कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू कलर का, और जब हमने इसके अंदर क्या डाला? हमने इसके अंदर जिंक की एक स्ट्रिप डाली तो ये ब्लू कलर क्या होने लगा? फेड होने लगा, धीरे धीरे फेड होने लगा। पहले ब्लू था अब फेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज ये क्या है? जिंक इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलेगी? यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विच विल गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर क्योंकि क्या था? लेस रिएक्टिव, तो डिस्प्लेस आउट हो जाएगा फ्रॉम द सॉल्यूशन और हमारा कंपाउंड बनेगा न्यू कंपाउंड दैट इज जिंक सल्फेट। इसलिए ही हमारा जो ब्लू कलर है दैट विल फेड अवे ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे रीजन लिख के आना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, एक्सप्लेन करना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होगी, किसकी वजह से होगी, कौन रिएक्टिव एलिमेंट था।
Okay, so this way you will write the proper explanation of this question. चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर गिवन रिस्पेक्टिवली. और हमें यहाँ पे बताना है कि विच इज द मेटल एंड विच इज द नॉन मेटल. देखो कॉन्फ़िगरेशंस देखते ही हमें पता चलेगा. ए की कॉन्फ़िगरेशन है 281, बी की कॉन्फ़िगरेशन है 287. हम क्या मेटल और नॉन मेटल क्या, हम तो उसका कंपाउंड भी निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे? क्योंकि ए के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक हमारा कंफर्म है कि ये हमारा मेटल है. और बी के पास क्या है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ नॉन मेटल. तो अगर ये ए मेटल है और बी मेटल है और हमसे पूछा था बता दो मेटल नॉन मेटल, हम इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करेंगे. तो क्या बना देंगे? A+1. यहाँ से क्या होगा? A विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म A+1. और B के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू फॉर्म 8 ऑक्टेट. तो यहाँ पे B क्या फॉर्म करेगा? B-1 क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा AB. अगर हमें मेटल और नॉन मेटल का फॉर्मूला बनाना है तो वो भी हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है. सो दिस वे दे कैन आस्क यू ट्विस्टेड क्वेश्चंस. एक कॉन्सेप्ट से आपसे 2-3 चीजें पूछी जा सकती हैं. सो दिस वाज अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज द पार्ट. ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे हम MCQs के अलावा भी अलग क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो एक ही MCQ क्वेश्चन आया है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड नहीं है, मतलब कौन सा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड हमें यहाँ पे ढूंढना है. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड में तो हम ट्रांसफर करते हैं, Ca+2 फॉर्म करते हैं, O-2. तो दिस इज डेफिनेटली अ आयोनिक कंपाउंड. ये नहीं हो सकता. अगेन Na+Cl-, दिस इज ऑल्सो अ आयोनिक कंपाउंड. देन टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम में भी क्या होता है? Mg2+, O-2 आयोनिक कंपाउंड बनता है. ओनली वन that is not an ionic compound is the option B, that is hydrogen chloride, जहाँ पे क्या होती है? sharing of electrons. sharing of electrons. So HCl is the covalent compound. So correct option is the option number B. चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन. असर्शन रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन है. द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है. क्या जब हम बात करते हैं सोडियम जैसे एलिमेंट्स की, सोडियम की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा विगरस. और इतनी ज्यादा विगरस रिएक्शन होती है कि यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है that can even catch fire. हमारा जो हाइड्रोजन रिलीज होगा ड्यू टू दिस हीट रिलीज, जो हमारी हाइड्रोजन है, इट कैन इजीली कैच फायर. बट जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम विद वाटर फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो कंपेयर करते हैं जब सोडियम और कैल्शियम को, क्योंकि हमारा सोडियम क्या था? टॉप पे आता है, मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन क्या थी? विगरस रिएक्शन थी. बट सोडियम से नीचे आते जाते हैं तो क्या मिलता है हमें? कैल्शियम. तो कैल्शियम की रिएक्शन क्या होती है? नॉट सो वायलेंट. और अगर रिएक्शन इतनी वायलेंट नहीं होती तो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक भी नहीं होती, इतनी हीट रिलीज नहीं होगी कि यहाँ पे क्या हो जाए? सफिशिएंट हीट टू कैच फायर. Okay, so assertion था the reaction of calcium with water is less violent. This is a true statement. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, तो जो इतनी हीट रिलीज नहीं हो रही कि हमारी हाइड्रोजन क्या करे? कैच करे फायर. तो यहाँ पे assertion is true और उसका रीजन भी क्या है? True, and it is the correct explanation for the assertion. So this was the assertion reasoning question जो हमने देखा. And I hope कि आपको clear हो गए हमारे सारे 5 questions. So this was our part 6. मिलते हैं अपने next session में. Till then stay tuned. कोई भी doubts है, do mention in the comment section below. Thank you so much.